इंडिया की जीडीपी 7% से ज़्यादा ग्रो कर रही है। फॉरेक्स रिजर्व्स 2013 के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। फिर ऐसा क्या हुआ कि आरबीआई को 2013 के टेपर टैंट्रम वाला इमरजेंसी टूल दोबारा यूज़ करना पड़ रहा है। आरबीआई ने बैंक्स के लिए एनआरआईज को 7% तक टैक्स फ्री डॉलर रिटर्न्स ऑफर करने का रास्ता खोला है। बैंक्स के प्रिंसिपल पर करेंसी रिस्क खुद उठा लिया और सिर्फ 2 महीनों में $41 बिलियन यानी अराउंड 4 लाख करोड़ रुपए इंडिया मंगवा लिए। लेकिन ट्विस्ट देखो, इतना डॉलर्स आने के बाद भी रुपी आज 95 के आसपास ही है। तो क्या स्कीम फेल हो गई या इन डॉलर्स ने रुपी को मजबूत करने के बजाय किसी बहुत बड़ी हिडन प्रॉब्लम को संभाला है? आज समझेंगे एफसीएनआर स्कीम आखिर है क्या, आरबीआई एनआरआईज पर इतनी मेहरबान क्यों है, इसका पैसा कहाँ जा रहा है और क्या ये रुपी को 100 तक पहुंचने से रोक पाएगा। देखो, पिछले 1 साल में रुपी अराउंड 10% गिर चुका है। ऊपर से इंडिया अपना अराउंड 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, केमिकल्स और इंडस्ट्रियल कंपोनेंट्स का बड़ा हिस्सा भी इम्पोर्टेड है। तो जब डॉलर महंगा होता है तो इन चीज़ों को इंपोर्ट करना महंगा पड़ता है। इसका इम्पैक्ट पेट्रोल, डीजल से लेकर एयर टिकट्स, कंपनीज के प्रॉफिट मार्जिन्स, इन्फ्लेशन और इवेंचुअली आपकी परचेजिंग पावर तक हर चीज़ पर पड़ता है। इसलिए रुपी के साथ क्या हो रहा है ये सिर्फ फॉरेक्स मार्केट की नहीं, हम सब की प्रॉब्लम है। पर ये रुपी आखिर इतना गिरता क्यों है? इसको सिंपल डिमांड सप्लाई से समझिए। जब कोई इंडियन ऑयल कंपनी ऑयल खरीदती है तो उसका पेमेंट डॉलर में होता है। तो कंपनी को डॉलर चाहिए, इसलिए कंपनी मार्केट में रुपीस देकर डॉलर खरीदेगी, यानी डॉलर की डिमांड बढ़ेगी। दूसरी तरफ जब इंडिया गुड्स या आईटी सर्विसेज एक्सपोर्ट करता है या फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में पैसा लगाते हैं तो डॉलर इंडिया में आते हैं। अगर डॉलर की डिमांड उनकी सप्लाई से ज़्यादा हो जाए, मतलब इंडिया में डॉलर कम आ रहे हैं लेकिन जा ज़्यादा रहे हैं, तो डॉलर महंगा और रुपी कमज़ोर हो जाता है। अब प्रॉब्लम ये हुई कि ऑयल इंपोर्ट बिल बढ़ रहा था और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इंडियन मार्केट से पैसा निकाल रहे थे। इसे करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा था। करंट अकाउंट डेफिसिट तब होता है जब इंडिया इंपोर्ट्स जैसे ऑयल, गोल्ड, इलेक्ट्रॉनिक्स ज़्यादा करता है और एक्सपोर्ट्स जैसे आईटी सर्विसेज, गुड्स उससे कम होते हैं। इसका मतलब है कि डेली ट्रेड और सर्विसेज के थ्रू डॉलर्स बाहर ज़्यादा जा रहे हैं और आ कम रहे हैं। इस गैप को कवर करने के लिए हमें कैपिटल अकाउंट से डॉलर चाहिए होते हैं। अब कैपिटल अकाउंट क्या होता है? तो कैपिटल अकाउंट में फॉरेन इन्वेस्टमेंट, लोन और एनआरआई डिपॉजिट जैसे सोर्सेज से पैसा आता है। और जब करंट अकाउंट डेफिसिट को कवर करने के लिए कैपिटल अकाउंट से उतने डॉलर्स नहीं आते, तब प्रेशर क्रिएट होता है और करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों को मिलाकर ही बैलेंस ऑफ पेमेंट्स बनता है, जो एक कंट्री के सारे डॉलर इनफ्लोज और आउटफ्लोज का टोटल रिकॉर्ड होता है। सिंपल लैंग्वेज में अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट को एक बकेट समझो तो इंडिया के केस में उस बकेट से डॉलर ज़्यादा बाहर जा रहे हैं और उतने अंदर नहीं आ रहे थे, इसलिए रुपी पर बहुत प्रेशर बढ़ रहा था। जब रुपी पर प्रेशर बढ़ता है, आरबीआई नॉर्मली क्या करता है? आरबीआई अपने फॉरेक्स रिजर्व से डॉलर बेचता है और रुपी खरीदता है। इससे मार्केट में डॉलर की सप्लाई बढ़ती है और रुपी को सपोर्ट मिलता है। लेकिन इससे होता ये है कि हर इंटरवेंशन में आरबीआई को अपना डॉलर बफर यूज करना पड़ता है। मई 2026 में रुपी अराउंड 96.96 पर डॉलर के रिकॉर्ड लो तक पहुंच गया था और 100 रुपीज का साइकोलॉजिकल लेवल सिर्फ कुछ ही दूर था। आरबीआई को एक ऐसा सोल्यूशन चाहिए था जो रिजर्व्स को कंटिन्यूसली बर्न किए बिना इंडिया में फ्रेश और स्टेबल डॉलर्स ला सके। यही एंट्री होती है एफसीएनआर बी डिपॉजिट्स की। एफसीएनआर बी डिपॉजिट्स का फुल फॉर्म है फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंक डिपॉजिट। ये एनआरआई के लिए फिक्स डिपॉजिट है। मान लीजिए अमेरिका में रहने वाला एक एनआरआई इंडियन बैंक में $1 लाख की फिक्स डिपॉजिट करता है। ये डिपॉजिट रुपी में नहीं कन्वर्ट होती, ये डॉलर्स में ही मेंटेन रहती है। 3 से 5 साल बाद एनआरआई को प्रिंसिपल और इंटरेस्ट भी डॉलर में मिलता है। इसलिए अगर डिपॉजिट के समय डॉलर 95 रुपीज का था और मेच्योरिटी तक 110 रुपीज का हो गया,
एनआरआई को कोई रुपी डेप्रिसिएशन का लॉस नहीं होगा, उसका पैसा डॉलर में ही कैलकुलेट होगा। इस डिपॉजिट का इंटरेस्ट इंडिया में एप्लीकेबल एनआरआई टैक्स रूल्स के अंडर टैक्स फ्री भी होता है, तो एनआरआई को इंडिया में हायर इंटरेस्ट मिलता है। करेंसी डेप्रिसिएशन का लॉस भी नहीं होता और प्रॉफिट पे टैक्स भी नहीं लगता। लेकिन बैंक के एंगल से सोचो, अगर एनआरआई के लिए करेंसी रिस्क नहीं है तो ये रिस्क कोई और उठा रहा होगा, मतलब कि ये रिस्क बैंक के पास चला गया है। मान लीजिए एनआरआई ने $1,00,000 डिपॉजिट किया और एक्सचेंज रेट 95 रुपीज़ है। बैंक को कन्वर्ट करने पर 95 लाख मिलेंगे, जिन्हें वो इंडिया में लोन्स देने के लिए यूज़ करेगा। लेकिन मेचोरिटी पर बैंक को एनआरआई को डॉलर्स लौटाने, और तब डॉलर 105 रुपए का हो गया, तो वही $1,00,000 खरीदने के लिए बैंक को 1.05 करोड़ रुपीस चाहिए होंगे। इस रिस्क से बचने के लिए बैंक्स करेंसी हेज लेते हैं, लेकिन बैंक को 3% के आसपास हेजिंग की कॉस्ट लग जाती है, और इस हेजिंग कॉस्ट के बाद बैंक के पास एनआरआई को हाई इंटरेस्ट देने के लिए बहुत कम मार्जिन बचता है। इसलिए हिस्टोरिकली एफसीएनआर डिपॉजिट रेट सिर्फ 3 से 4% ही रहते थे, जिसकी वजह से एनआरआईज को ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगते थे। लेकिन अब बढ़ते हुए करंट अकाउंट डेफिसिट की वजह से आरबीआई को डॉलर्स चाहिए, तो आरबीआई ने इस स्कीम को अट्रैक्टिव बनाने के लिए 3 बड़े चेंजेस कर दिए। पहला, आरबीआई ने बैंक्स को बोला कि भाई तुम बस डॉलर्स लेके आओ, करेंसी का रिस्क आरबीआई उठाएगा। तो बैंक आज एनआरआई से आए डॉलर्स आरबीआई को देगा और करंट एक्सचेंज रेट पर रुपीस ले लेगा। 3 से 5 साल बाद आरबीआई उसी एक्सचेंज रेट पर डॉलर्स बैंक को वापस देगा, चाहे मार्केट में डॉलर तब कितना भी महंगा हो। इस फैसिलिटी को एट पार करेंसी स्वैप कहा जा रहा है। दूसरा, आरबीआई ने ये किया कि आरबीआई ने इन डिपॉजिट्स को सीआरआर और एसएलआर के रूल्स से छूट दे दी है। नॉर्मली जब आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हो तो बैंक को उसका एक फिक्स्ड पोर्शन आरबीआई के पास कैश के फॉर्म में रखना होता है, जिसे सीआरआर बोलते हैं, और एक हिस्सा सेफ एसेट्स जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स में रखना होता है, जिसे एसएलआर कहते हैं। इसका मतलब है कि बैंक पूरा पैसा फ्रीली लोन देने के लिए यूज नहीं कर सकता। लेकिन एफसीएनआर डिपॉजिट्स के केस में ये रेस्ट्रिक्शन कम कर दी गई है। इसका सिंपल मतलब ये है कि बैंक को इन डिपॉजिट्स का ज़्यादा पोर्शन आइडल रखने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, और वो इस पैसे को डायरेक्टली लोन्स देने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इससे बैंक के पास लेंडिंग के लिए ज़्यादा लिक्विडिटी आ जाती है और इकोनॉमी में क्रेडिट फ्लो बढ़ जाता है। तीसरा, बैंक्स को हायर इंटरेस्ट रेट्स ऑफर करने की फ्लेक्सिबिलिटी मिली। बैंक की हेजिंग कॉस्ट कम हुई और लेंडिंग के लिए ज़्यादा पैसा अवेलेबल हुआ। इसलिए कई बैंक्स अब एफसीएनआर डिपॉजिट्स पर अराउंड 6 से 7% या उससे भी ज़्यादा डॉलर रिटर्न्स ऑफर कर रहे हैं। अब इस स्कीम का एक और एडवांस लेयर भी है, जो है लेवरेज। मान लीजिए एनआरआई अपना $1 मिलियन इन्वेस्ट करता है, बैंक की फॉरेन ब्रांच उसी डिपॉजिट के अगेंस्ट उसे एडिशनल $9 मिलियन लोन दे देती है। अब टोटल $10 मिलियन इंडिया के एफसीएनआर डिपॉजिट में आ सकते हैं। अगर डिपॉजिट पर 6.5% रिटर्न मिलता तो इनकम $6,50,000 होगी। अगर 9 मिलियन के लोन पर 5.5% इंटरेस्ट देना होगा तो कॉस्ट $495 होगी, तो डिफरेंस हुआ $1,55,000। एनआरआई का अपना पैसा सिर्फ $1 मिलियन था, लोन लेने की वजह से इफेक्टिव रिटर्न 15.5% हो गया। ये एफसीएनआर प्रोग्राम आरबीआई ने 2013 में भी लाया था। 2013 में यूएस फेडरल रिजर्व ने जब अपना मैसिव बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम को धीरे धीरे कम करने का हिंट दिया था, तो ग्लोबल मार्केट्स में एक तरह का पैनिक फैल गया था। जैसे ही लिक्विडिटी टैप बंद होने का सिग्नल मिला, इन्वेस्टर्स ने इमर्जिंग मार्केट से पैसा तेजी से निकालना शुरू कर दिया। फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इंडियन स्टॉक्स और बॉन्ड से भी एक के बाद एक एग्जिट लेना स्टार्ट कर दिया। इस कैपिटल आउटफ्लो ने रुपी पर ज़बरदस्त प्रेशर डाल दिया था और रुपी 55 से सीधा 69 पर पहुंच गया था। इस पूरे ग्लोबल फाइनेंशियल पैनिक एपिसोड को टेपर टैंट्रम कहा गया। उस टाइम इंडिया को भी उन वल्नरेबल इकोनॉमीज में गिना जाने लगा जिनको फ्रेजाइल 5 कहा गया, यानी वो कंट्रीज जिनकी करेंसीज और एक्सटर्नल बैलेंसेस सबसे ज़्यादा रिस्क में थे। तो उस वक्त रुपी को सपोर्ट करने के लिए आरबीआई ने सिमिलर एफसीएनआर विंडो ओपन की थी। उस वक्त अराउंड $26 बिलियन एफसीएनआर डिपॉजिट्स इंडिया आए थे। और अगर अभी हम एफसीएनआर का लेटेस्ट स्कोर कार्ड देखें तो 31 जुलाई 2026 तक स्पेशल पैकेज के थ्रू टोटल $40 बिलियन इंडिया आ चुके हैं एफसीएनआर स्कीम के थ्रू। और एस्टिमेट्स है कि विंडो क्लोज होने तक टोटल $80 बिलियन से $90 बिलियन तक इंडिया में इनफ्लो आ सकता है।
अब नेचुरली सवाल आता है कि अगर $40 बिलियन इंडिया में आ गए तो अभी भी रुपी 95 पर ही क्यों है? रुपी एप्रिशिएट क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इनकमिंग डॉलर्स के सामने डिमांड भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है डॉलर्स की। ऑयल रिफाइनर्स और गोल्ड इंपोर्टर्स डॉलर्स खरीद रहे हैं। आरबीआई को भी करेंसी मार्केट में इंटरवेंशंस करने पड़ रहे हैं। लेकिन एक और हिडन रीजन भी हो सकता है। मई एंड पर आरबीआई की नेट शॉर्ट डॉलर फॉरवर्ड पोजीशन रिकॉर्ड $106 बिलियन पर थी। सिंपल लैंग्वेज में आरबीआई फ्यूचर डेट पर बैंक्स को बहुत बड़ी क्वांटिटी में डॉलर देने की कमिटमेंट कर चुका था। तो शायद आरबीआई ने इनफ्लो का एक हिस्सा अपनी फॉरवर्ड लाइबिलिटीज रिड्यूस करने में भी यूज किया हो सकता है। आरबीआई ने ऑफिशियली ये डिटेल कंफर्म नहीं की है, लेकिन ये एक्सप्लेन करता है कि डॉलर्स आए फिर भी रिजर्व्स और रुपी में उतना ड्रामेटिक जंप क्यों नहीं दिखा। तो अब सवाल ये है कि क्या ये स्कीम काम कर रही है? देखो, अगर सक्सेस का मतलब रुपी को 95 से 90 पर ले जाना है तो अभी तक तो नहीं, शायद आगे भी नहीं होगा। लेकिन अगर सक्सेस का मतलब डॉलर शॉर्टेज कम करना, पैनिक रोकना और रुपी को सडनली ₹100 के पार जाने से बचाना है तो सच में काम करती हुई दिख रही है। मई में रुपी 96.96 तक चला गया था, अभी ये 95 के आसपास है। यानी रुपी ड्रामेटिकली स्ट्रांग नहीं हुआ, लेकिन प्रेशर कुछ हद तक कंट्रोल में आया है। अगर इस स्कीम के बेनिफिट्स की बात करें तो इंडिया को इमीडिएटली डॉलर सप्लाई मिलती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को सपोर्ट मिलता है, आरबीआई को करेंसी इंटरवेंशन के लिए ज्यादा फायर पावर मिलती है, बैंक्स को लेंडिंग के लिए एडिशनल फंड्स मिलते हैं और मार्केट को सिग्नल मिलता है कि आरबीआई के पास रुपी डिफेंड करने के लिए रिसोर्सेज अवेलेबल है। लेकिन इसके कॉस्ट्स और रिस्क्स भी है। सबसे पहले, ये डॉलर्स इंडिया के परमानेंट डॉलर्स नहीं है, मैच्योरिटी पर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के साथ वापस करने होंगे। दूसरा, बैंक्स का करेंसी रिस्क खत्म नहीं हुआ, प्रिंसिपल का रिस्क लार्जली आरबीआई की बैलेंस शीट पर शिफ्ट हुआ है। इसका इम्पैक्ट फ्यूचर में आरबीआई की अर्निंग्स और गवर्नमेंट को मिलने वाले डिविडेंड्स पर पड़ सकता है। तो अगर आरबीआई को इसमें लॉस होता है तो अल्टीमेटली वो पैसा टैक्स पेयर के पैसों से ही रिकवर होगा। और सबसे बड़ा रिस्क ये है कि स्कीम इंडिया की स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम को तो सॉल्व ही नहीं कर रहा। ये क्रूड ऑयल डिपेंडेंस कम नहीं करती, गुड्स एक्सपोर्ट्स कंपेटिटिव नहीं बनाती और परमानेंट एफडीआई क्रिएट नहीं करती। ये सिर्फ इंडिया को उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम देती है। तो एक लाइन में अगर बोलूँ तो ये सब करके आरबीआई ने रुपी की बीमारी ठीक नहीं की है, उसने पेशेंट को ऑक्सीजन दे दी है। अब असली सवाल ये है कि इंडिया इस बोरोड टाइम का यूज़ ऑयल डिपेंडेंस कम करने, एक्सपोर्ट्स बढ़ाने और स्टेबल फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने में करेगा, या 3 से 5 साल बाद डॉलर लौटाते वक्त वही प्रॉब्लम दोबारा सामने खड़ी होगी। ऐसी ग्लोबल स्टोरीज जो डायरेक्टली आपके पैसों और इन्वेस्टमेंट्स को इम्पैक्ट करती है, मैं रोज़ सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करती हूँ। सब्सक्राइब करना मत भूलना।